स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के बारे में, यानी कि वाणिज्य पशुधन पालन। कल हमने बात करी थी नोमैडिक हर्डिंग के बारे में, चलवासी पशुचारण के बारे में। आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो वाणिज्य पशुधन पालन अपेक्षाकृत एक नया व्यवसाय है और इसका जो प्रचलन है वो आज से लगभग 2 शताब्दी पहले शुरू हुआ, जब दूध, मांस, ऊन और खालों जैसे पशु उत्पादों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य पशु उत्पादों को बेचकर आय कमाना होता था। पशुधन पालन की इस पद्धति में चारे और जल की तलाश में जगह जगह नहीं भटकना पड़ता, बल्कि पशुओं को स्थायी फार्मों की विस्तृत चरागाहों पर आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है। यानी कि पशुओं को घूम घूम के नहीं चराया जाता, बल्कि एक ही जगह पे बहुत सारे पशुओं को रखा जाता है और उनको पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, जिसमें पूंजी और तकनीकी ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व में लगभग 7-8 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वाणिज्य पशुधन पालन जो है विस्तृत रूप से किया जाता है। ये हैं उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का लानोस घास स्थल, ब्राज़ील के पठारी भाग से अर्जेंटीना की दक्षिणी सीमा तक का क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की शीतोष्ण घास भूमि, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र और अरब सागर के उत्तर में स्थित क्षेत्र। तो ये कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं, 7-8 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ज़्यादातर गाय बैलों की संख्या ज़्यादातर होती है। इसके अलावा भेड़, बकरी और घोड़े भी पाले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में लगभग आधी भेड़ें पालता है और यह विश्व के लगभग आधी ऊन का उत्पादन भी करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वाणिज्य पशुपालन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वाणिज्य पशुपालन में पशुओं के ऊपर बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उनके नस्ल सुधार, उनके रोगों की रोकथाम और बीमार पशुओं के इलाज का समुचित ध्यान रखा जाता है। पशुओं को सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है, जिनको प्रेरी क्षेत्र में यानी कि उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में जिनको रैंचेस बोला जाता है, रेंच RANCH रेंच, तथा पंपार क्षेत्रों में यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इनको एस्टेंशिया कहा जाता है, ESTANCIA एस्टेंशिया। इन चरागाहों को जो है कांटेदार तारों के द्वारा कई कई खंडों में बांट दिया जाता है और इन खंडों को बारी बारी से चराई के लिए खोला जाता है, ताकि एक खंड में करी गई चरी गई घास को पुनः उगने के लिए समय मिल जाए और चराने के बाद पशुओं को फिर दोबारा से शेड में लेके आया जाता है। कभी कभार जब प्राकृतिक घास की कमी हो जाए तो पशुपालक चारे की खुद व्यवस्था करते हैं। अतिचारण को रोकने के लिए बाड़ों में पशुओं की संख्या को निर्धारित किया जाता है, ताकि बाड़े की जो घास है वो ख़त्म ना हो जाए, और पशुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा इन एरियाज़ में जो है दूध और मीट का जो प्रोसेसिंग है तथा पशु उत्पादों की डिब्बाबंदी का काम आधुनिक मशीनों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। यह विकसित अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यवसाय है, जिसमें पशु उत्पादों का व्यापार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पशु उत्पादों पर आधारित कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं। तो पशुओं पर आधारित कुछ व्यवसाय हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, मांस उद्योग जिसमें मटन और पोर्क आ जाता है, और तीसरा है ऊन उद्योग। अब हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में, यानी कि दुग्ध उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो जिस कृषि पद्धति में दूध और दुग्ध पदार्थों की नगरीय मांग को पूरा करने के लिए पशुओं और विशेष रूप से गायों के प्रजनन और पालन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसे डेयरी फार्मिंग बोला जाता है। डेयरी फार्मिंग का जो मुख्य उत्पाद होता है वो दूध होता है, जो मनुष्य के लिए एक संपूर्ण और संतुलित आहार माना जाता है।
हालांकि दूध बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे भैंस, भेड़, बकरी, लेकिन विश्व का 90% जो दूध है वो गाय ही प्रदान करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती है, जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। दुग्ध उद्योग सारे विश्व में एक समान रूप से विकसित नहीं होता। इसके अनेक कारण हैं। इस उद्योग के लिए कुछ अनुकूल दशाओं की ज़रूरत होती है जो हर जगह जो है उपलब्ध नहीं होती। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी दशाएं इसके लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले जलवायु। शीतोष्ण कटिबंध की जो शीतल और आर्द्र जलवायु होती है वो डेयरी उद्योग के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। ऐसे जलवायु में दूध देने वाले जो पशु हैं वो काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अधिक मात्रा में दूध देते हैं। जो ज़्यादातर दूध देने वाले पशु हैं वो ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ज़्यादा ठंड को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्दियों में तापमान के हिमांक बिंदु से नीचे जाने पर पशुओं में दूध की मात्रा घट जाती है और गर्मियों में तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही दूध और दुग्ध पदार्थ जो है वो ख़राब होने लगते हैं और जो है पशुओं की दूध देने की जो क्षमता है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो पाला है जो दुधारू पशुओं के लिए घातक होता है। समुद्री जलवायु वाले क्षेत्रों में दुग्ध विशेष रूप से उन्नत है क्योंकि यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती और समुद्र का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी बात होती है स्वच्छ जल की। पशुओं को काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। लगभग एक गाय लगभग 200 लीटर पानी पी जाती है। तो डेयरी उद्योग की उन्नति के लिए स्वच्छ जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा है उन्मुक्त चराई। पशुओं को सारा साल भरपेट भोजन मिलना चाहिए, भरपेट चारा मिलना चाहिए। कई बार प्राकृतिक चरागाहों में चराई के अतिरिक्त अन्य चीज़ों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे शुष्क घास होगी, चारे की फसलें होगी, तो इन फसलों को भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा कुछ और जैसे पौधे हो गए, जैसे जई हो गई, गाजर होगी, शलगम होगी, तो इनको भी उपलब्ध कराया जाता है। घास और चारे की ये फसलें शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में प्रचुर मात्रा में उगती हैं और पशुओं के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। नेक्स्ट है विकसित परिवहन एवं प्रशीतन सुविधाएं। दूध और दूध से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं जिन्हें परिवहन के तीव्र साधनों द्वारा जल्द से जल्द बाज़ार तक पहुंचाना होता है। प्रशीतन प्रणाली यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज होता है या ठंडा करने वाली जो प्रणाली होती है, उसके आविष्कार के कारण अब वस्तुओं को देर तक ख़राब होने से बचाया जा सकता है। अब इतनी अच्छी सुविधाएं आ चुकी हैं कोल्ड स्टोरेज की या जो है जिसकी वजह से जो है वो दुग्ध पदार्थ ख़राब नहीं होते। और ये देखने का आया है कि न्यूजीलैंड का जो मक्खन है वो इंग्लैंड और जर्मनी में भी महीनों तक खाने योग्य बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। किस वजह से पॉसिबल हो पाया है ये प्रशीतन सुविधाओं की वजह से पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है प्रबंधन, अनुसंधान और विकास यानी कि मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सभी उद्योगों में लागत को घटाने और लाभ को बढ़ाने के लिए जो है वो उसकी सोच लगातार चलती रहती है। तो दुग्ध व्यवसाय में भी गायों की नस्लों को सुधारने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने, उनकी रोगों की रोकथाम करने, दूध की गुणवत्ता में सुधार और ग्राहक की मनोवृत्ति के अनुसार उत्पादों में नयापन और विविधता लाने की दृष्टि लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। अर्थात दूध व्यवसाय उन्हीं देशों में विकसित होता है जहां उच्च स्तरीय वैज्ञानिक विकास के साथ साथ एक अच्छा मैनेजमेंट भी होता है। नेक्स्ट है बाजार का निकट होना। दुग्ध उद्योग भारी पूंजी, महंगी मशीनों और आधुनिक परिवहन तंत्र और कुशल श्रम के दम पे चलने वाला एक व्यवसाय है, एक उद्योग है। अतः इस उद्योग में आर्थिक लाभ तभी होगा जब बाजार के रूप में बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक केंद्रों तक माल पहुंचेगा, लोगों की क्रय शक्ति अच्छी होगी और उत्पाद के लिए ब्रांड की सोशल और इमोशनल जो ब्रांडिंग है वो कुछ इस तरीके से हो कि लोग फटाफट उस पदार्थ को खरीदे। जैसे अपने यहाँ पे अमूल है तो सबको पता है कि इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और लोग जो है बिना मन में दूसरा कोई सवाल लिए पदार्थों को खरीद लेते हैं। तो ये असर होता है ब्रांडिंग का।
तो जो विकासशील देश होते हैं उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा अपने ब्रांड्स को इतना ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकें। नेक्स्ट है पूंजी। आधुनिक दुग्ध उद्योग भारी पूंजी के निवेश के बिना नहीं चल सकता, इसलिए यह उद्योग विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों में ही उन्नति कर पाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये दुग्ध उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यूएसए, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कुछ एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तु होने के कारण यूँ तो दुग्ध उद्योग का थोड़ा बहुत विकास सभी देशों में हुआ है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे इनका व्यापारिक स्तर पर विकास हुआ है, जो कि कुछ ये देश हैं जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएसए की। तो लगभग 15% दूध उत्पन्न करके विश्व का संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। यहाँ के दुग्ध उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, न्यूजीलैंड, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, मिशिगन और मैरीलैंड आदि राज्यों में हुआ है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित होने के कुछ और भी कारक हैं जिनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जिन भी इलाकों में विकसित हुआ है ये एक बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अतः पदार्थों की मांग बनी रहती है, इसी वजह से ये उद्योग भी यहीं पे संकेंद्रित हो चुका है। दूसरा, यह एक आर्द्र जलवायु वाला ऊंचा नीचा पहाड़ी प्रदेश है जहाँ पे कृषि की अपेक्षा पशुपालन जो है वो एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है जहाँ पे गायें स्वस्थ रहती हैं और स्वस्थ होने के कारण अधिक दूध देती हैं। उत्तम किस्म की गायों का विकास किया गया है जो कि लगभग एक साल में 25 क्विंटल तक दूध दे सकती हैं। विस्कॉन्सिन जो राज्य है वहाँ की जो गायें हैं वो लगभग 32 क्विंटल दूध देती हैं साल भर में। दूसरी चीज़ ये है कि इस क्षेत्र के आसपास मक्का क्षेत्र भी काफ़ी निकट है। मैंने एक लेक्चर में आपको पहले भी बताया था कि मक्का का उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है और पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है, पशुओं को मोटा करने के लिए किया जाता है। तो इस बेल्ट के आसपास में मक्का क्षेत्र भी नज़दीक है जिसकी वजह से मक्का पशुओं को खिलाई जाती है और वो उनके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा जो अटलांटिक ओशन है उसका तट निकट होने के कारण यहाँ की बंदरगाहों से दूध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात आसानी से दूसरे देशों में किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कंट्री की, इंडिया की। तो भारत जो है विश्व में लगभग 7.5% दूध उत्पन्न करके दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे गायों की अपेक्षा जो है भैंस का दूध अधिक प्रचलित है। इंडिया में दूध देने वाले पशु विशेष गाय विश्व में सबसे ज़्यादा, यानी कि वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसी उसकी है तो वो सबसे ज़्यादा गाय हैं। लेकिन दूध उत्पादन बहुत कम है इंडिया में और उसके कुछ एक कारण हैं। सबसे पहले यहाँ पे दुधारू पशुओं की जो नस्ल है वो घटिया है और हालात जो है उनके लगातार खस्ता बनी हुई है। दूसरा, ये दुधारू पशुओं का अच्छा स्वास्थ्य न होने के कारण उनकी उत्पादकता काफ़ी कम है। डेनमार्क की एक गाय भारत की गाय की अपेक्षा लगभग 18 गुना अधिक दूध देती है। इंडिया में दूध उद्योग एक वैज्ञानिक ढंग से विकसित नहीं हो पाया है। दूसरा, इंडिया की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंध की गर्म जलवायु है। मानसून वर्षा की सीमित अवधि और उसका असमान वितरण, कभी बाढ़ कभी सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने दूध उत्पादन के इस देश में पैर नहीं टिकने दिए हैं। नेक्स्ट है, भारत में दूध उत्पादन एक विकेंद्रित व्यवसाय तो है लेकिन अर्थव्यवस्था का एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में नहीं उभर पाया है। यानी कि हम देख पाते हैं कि अपने यहाँ पे दूधिया तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो ब्रांडेड जो डेयरीज़ हैं उनका कुछ एक नाम ही है, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया। इसके अलावा आप
एक आदि के और नाम ले सकते हैं, अपने यहाँ पे ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि भारत में शिक्षा और पूंजी के अभाव में साथ साथ में परिवहन के आधुनिक साधनों और प्रौद्योगिक विकास की कमी के साथ साथ क्रय शक्ति की कमी भी उस उद्योग में आड़े आ रही है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति अगर दूध उपलब्धता को देखें तो वो 200 ग्राम से भी नीचे है, जबकि स्वीडन में लगभग ये 1 किलो और न्यूजीलैंड में लगभग 1.5 किलो देखने को मिलती है। भारत में अगर मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये दूध उद्योग जो है एक थोड़ा रिलेटिवली विकसित अवस्था में है। अब हम बात कर लेते हैं रूस के बारे में। रूस विश्व का लगभग 6.6% दूध उत्पन्न करके विश्व में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। यहाँ पे डेयरी फार्मों का प्रबंधन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। आपको पता ही है कि इस देश में स्टेपी नामक घास मिलती है। तो इस देश के पश्चिमी साइबेरिया के स्टेपी घास स्थल और मॉस्को यानी कि जो इसकी राजधानी है उसके आसपास के क्षेत्र में जो है दूध के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के रूप में गिने जाते हैं। यानी कि स्टेपी प्रदेश और जो मॉस्को वाला जो एरिया है वो प्रमुख दूध उत्पादक क्षेत्र है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत अच्छी हालत है। अगर हम दूध उत्पादन की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देशों में समुद्री नम और शीतल जलवायु, विस्तृत प्राकृतिक चरागाह, सघन जनसंख्या के कारण उच्च स्थानीय मांग, अच्छा परिवहन, अच्छी वैज्ञानिक उन्नति के कारण दूध उद्योग एक विकसित अवस्था में है। और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, यूके, पोलैंड, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क मुख्य जो है वो आपके दूध उत्पादक कंट्रीज़ हैं। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी विश्व का लगभग 6% दूध पैदा करता है और विश्व में चौथे स्थान पर आता है। यहाँ का लिम्बर्ग और म्यूंस्टर मक्खन उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अब अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस विश्व का लगभग 5% दूध पैदा करता है। लगभग पूरे फ्रांस में दूध उत्पादन किया जाता है सिवाय भूमध्य रेखा के तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़ के, क्योंकि यहाँ की जलवायु रिलेटिवली गर्म हो जाती है। फ्रांस में क्रीम, मक्खन और पनीर बनाए जाते हैं। फ्रांस पनीर का एक बहुत बड़ा निर्यातक है और यहाँ की नॉर्मैंडी एक शहर का नाम है, उच्च श्रेणी के पनीर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूके यह विश्व का लगभग 3% दूध पैदा करता है और यहाँ की जो जलवायु है वो डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। और यूके में जो है डेयरी उत्पादों की मांग बहुत ज़्यादा बनी रहती है। नीदरलैंड या आप जिसको हॉलैंड भी बोल सकते हैं, नीदरलैंड की आर्द्र जलवायु और नम भूमि पर घास और चारे की फसलें बहुत बढ़िया उगती हैं और इसी उपजाऊ घास के कारण जो डच गाय हैं वो बहुत अधिक दूध देती आई हैं और इस देश से डिब्बाबंद दूध, मक्खन, पनीर का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। यहाँ का एडम पनीर यानी कि पनीर का नाम है, एक ब्रांड का नाम है एडम, तो वो विश्व विख्यात है और ये लगभग विश्व का 2.3% दूध पैदा करता है। बहुत छोटा सा देश है लेकिन फिर भी 2.3% जो है दूध पैदा करता है। अब हम बात कर लेते हैं डेनमार्क की। तो मक्खन निर्माण में विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला डेनमार्क स्वयं में एक विशाल गौशाला के नाम से बोला जा सकता है। डेनमार्क अनाज तो बाहर से मंगाता है लेकिन अपनी भूमि पर चारा उत्पन्न करता है पशुओं के लिए। डेनमार्क विश्व के लगभग आधे % से भी कम दूध का उत्पादन करता है, लेकिन इस देश की ख्याति दूध की मात्रा के कारण नहीं बल्कि इसके दूध उत्पादकों की अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के लिए, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं डेनमार्क के। और मक्खन बनाने के लगभग 1000 से ज़्यादा कारखाने हैं जिसके लिए कुछ उत्तरदायी कारक हैं। पहली बात तो ये कि डेनमार्क में भौगोलिक दिशा इतनी ज़्यादा अनुकूल नहीं है औद्योगिक विकास के लिए। ना तो यहाँ पे कोयला पाया जाता, ना लोहा, ना जल शक्ति, ना कोई कच्चा माल।
जो दुग्ध उत्पादक व्यवसाय है वो सहकारी आधार पर किया जाता है। आम लोगों की प्रतिभागिता दूध उत्पादन के आधार को विस्तृत और मजबूत करती है। यहाँ के दूध का लगभग 80% जो भाग है वो मक्खन बनाने में और 10% भाग है वो पनीर बनाने में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड का अधिकतर इलाका पहाड़ी है जिस पर खेती नहीं की जा सकती, अतः इस देश ने दूध उत्पादन में उन्नति की है। न्यूजीलैंड का दूध उत्पादन इसके उत्तर द्वीप पर विकसित हुआ है। इस देश के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी तट पर दुधारू पशु पाले जाते हैं। मक्खन और पनीर के इस निर्यातक देश में दूध उद्योग विकसित होने के कुछ एक कारण हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अच्छी नस्ल की गायें हैं, अच्छे विस्तृत चरागाह हैं, आर्द्र और शीतोष्ण जलवायु है। इसके अलावा कम जनसंख्या है, इसी वजह से ये लोग एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी से जो है वो जो समुद्री जहाज है वो लैस है, इस वजह से ये अपने जो प्रोडक्ट्स है वो दूर दराज क्षेत्रों में भी भेज पा रहा है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का लगभग 2% दूध उत्पन्न करता है और यह व्यवसाय इस देश के पूर्वी और दक्षिणी समुद्र तट से के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पे पूंजीपतियों ने बहुत बड़े बड़े रेंचेस बना रखे हैं, यानी कि पशुओं के बहुत बड़े बड़े बाड़े बना रखे हैं, जहाँ पे अच्छी किस्म का चारा पैदा किया जाता है और अच्छी किस्म की जो नस्लें हैं गायों की वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि दूध से बनने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दूध से मुख्यतः व्यापारिक 3 उत्पाद बनते हैं। सबसे पहले दुग्ध पाउडर, यानी कि दूध को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है और विश्व के लगभग सभी दुग्ध उत्पादक देश ये काम करते हैं। दूध पाउडर के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, हॉलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कुछ एक ऐसे देश हैं। मक्खन की अगर बात करें तो विश्व के लगभग 70 लाख टन मक्खन बनता है विश्व में और इसके उत्पादक देश भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। पनीर विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 154 लाख टन पनीर बनाया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 1/4 पनीर बनाकर पहले स्थान पर है। इसके बाद में फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड कुछ देश आते हैं। आप एक बार वितरण देख लीजिए दूध उत्पादकों का, तो आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, इसके अलावा ब्राज़ील और अर्जेंटीना का पूर्वी हिस्सा, दक्षिण अफ्रीका और साथ साथ में यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है वो, और इसके अलावा आप इंडिया में भी काफ़ी बड़ा पोर्शन आप देख पा रहे हैं दूध व्यवसाय के रूप में। तो ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे दुग्ध उद्योग अच्छी मात्रा में फला फूला है। थैंक यू।